हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज है हमारा डे 1, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। आपने जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। मैं आपको 40 दिन में आपका पूरा साइंस का और मैथ का सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी टॉप स्टूडेंट बन सकें। तो मैं आपको बता दूं हमारा पहला चैप्टर कौन सा है। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर की शुरुआत हमारी होती है एक परिवर्तन से। तो आपने परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में ज़रूर पढ़ा होगा, यानी कि 9th में। तो इसमें क्या होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में शुरुआत होती है इसकी परिवर्तन से ही। जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और उसके बाद परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है हमारा पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। पहले मैं इसको लिख देता हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई चैप्टर की? जब पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या होता है, जब पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो अब आई बात परिवर्तन पे। तो परिवर्तन होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है और ये जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन वो अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है वो होता है हमारा उत्क्रमणीय और ये जो हमारा परिवर्तन होता है वो होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब यह है, यदि मैंने कोई बल्ब जलाया तो उसको बंद भी किया जा सकता है, यानी कि ये उत्क्रमणीय है, जलाया और बंद किया। और इसमें क्या होता है, जैसे किसी धातु पर आप मानो कि लोहे पर जंग लगी तो उसको वापस तो वैसा ही पदार्थ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई बल्ब जलाया तो बंद भी किया जा सकता है। तो इसी प्रकार तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना, बल्ब का जलना
और नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना। नमक का जल में घुलना, घुलना और चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, जल में घुलना। और इसमें जो उदाहरण होंगे वो होंगे हमारे, जैसे इसका उदाहरण होगा मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे तो उसको तो पुनः वैसी मोमबत्ती नहीं बनाया जा सकता उसी के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, तो इसीलिए ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। तो इसमें मोमबत्ती का जलना, उदाहरण है इसका मोमबत्ती का जलना। और दूसरा उदाहरण है जंग लगना, जंग लगना। और तीसरा उदाहरण है सिरके का बनना। क्या? सिरके का बनना, सिरके का बनना। अब देखते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं भौतिक परिवर्तन की परिभाषा और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। तो पहला है हमारा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ मैं पहले। तो पहला हमारा है यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। इसकी परिभाषा क्या होती है, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो हमारा भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो हमारा कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण हैं हमारे, उदाहरण इसके उदाहरण हैं, इसका पहला उदाहरण है विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। और चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, जल में घुलना। और इसका अगला उदाहरण है नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना। या बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, पिघलना। ये होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। अब पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको रासायनिक परिवर्तन।
परिवर्तन का हमारा दूसरा प्रकार है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संघटक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वह हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो दूसरा हमारा कौन सा होता है, परिवर्तन का प्रकार होता है दूसरा हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो इसकी परिभाषा होती है वह परिवर्तन, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ के जिसमें पदार्थ के रासायनिक संघटक, रासायनिक संघटक तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संघटक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संघटक और रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं, वह परिवर्तन हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें संघटक का मतलब यह है कि पदार्थ किस मात्रा में मिलाया गया है, और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जंग का लगना, इसके उदाहरण पहला उदाहरण है इसका जंग का लगना, जंग का लगना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, सिरके का बनना, सिरके का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही का बनना, ये होते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब देखते हैं इससे आगे। तो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है वह प्रक्रिया, लिखता हूं मैं, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक बन जाते हैं, नए यौगिक बन जाते हैं, यौगिक बन जाते नए यौगिक के ब्रैकेट में आप पदार्थ भी लिख लो, पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है
वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए यौगिक या पदार्थ बन जाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ये इसका सिंपल सा उदाहरण है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब क्या होता है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। इसमें जो ये हमारा होता है, जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये होता है अभिकारक। और जो हमारा अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है वो होता है हमारा उत्पाद। ये होता है उत्पाद। तो ये होते हैं हमारे दोनों अभिकारक और ये होता है इसका उत्पाद जो हमारा पदार्थ बनता है। तो इसको मैं आगे लिखवाऊंगा, इसकी डेफिनेशन अभिकारक की और उत्पाद की दोनों की। तो अभी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। इसमें जो मैग्नीशियम वाली ये अभिक्रिया है, इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, यानी कि रेगमाल से क्यों घिसा जाता है। तो इसका आंसर है, नोट करके आप डाल सकते हो, नोट। मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसीलिए साफ किया जाता है, साफ किया जाता है कि क्योंकि उसके ऊपर एक क्षारीय पदार्थ कौन सा है हमारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो मैग्नीशियम को इसीलिए रगड़ा जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो जलाने से पहले इसको इसीलिए साफ किया जाता है। तो इससे आगे देखते हैं हम रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। तो इसके अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे गैस का निकलना। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण। तो रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। तो रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रमुख 4-5 ही लक्षण हैं। तो यदि उसमें अभिक्रिया में ये प्रदर्शित हो रहे हैं तो आप कह सकते हो कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या होता है, प्रमुख अभिलक्षण, प्रमुख लक्षण अभिक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं। तो प्रमुख अभिलक्षण रासायनिक अपक्रिया का होना प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमारा पहला अभिलक्षण है गैस का निकलना।
गैस का निकलना। दूसरा अभिलक्षण है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। और तीसरा अभिलक्षण है रंग का परिवर्तित होना। रंग का परिवर्तित होना या रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। और चौथा हमारा अभिलक्षण है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। और इसका पांचवा और आखिरी अभिलक्षण है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ये होते हैं हमारे 5 अभिलक्षण। यदि किसी अभिक्रिया में यदि आपको ये 5 अभिलक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इससे अगला देखते हैं। इससे अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो अगला टॉपिक है हमारा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? जब हम किसी अभिक्रिया को हिंदी में लिखते हैं तो उसका वितरण काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसीलिए हम शब्द समीकरण को लिखते हैं। तो शब्द समीकरण क्या होती है आइए देखते हैं। तो इसमें है हमारा टॉपिक शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जो हमने पहला उदाहरण लिखा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका वितरण, तो अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने से इसका वितरण काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी को यदि हम संक्षिप्त में लिख दें तो ये हमारी शब्द समीकरण कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को वाक्य के रूप में लिखने से इसका वितरण काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे संक्षिप्त में भी लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया का वाक्य के रूप में लिखने से इसका वितरण काफ़ी लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त में भी लिखा जा सकता है। इसे संक्षिप्त
में भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसे संक्षिप्त में भी लिखा जा सकता है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो इसको हम जब लिखेंगे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो अपक्रिया के फलस्वरूप हमारा पदार्थ बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों होते हैं हमारे अभिकारक। तीर के इधर साइड वाले होते हैं अभिकारक, इनको बोला जाता है अभिकारक। और ये होता है हमारा उत्पाद, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उत्पाद। ये जो संक्षिप्त समीकरण होती है वो हमारी शब्द समीकरण कहलाती है। तो इस अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। तो शब्द समीकरण में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का वाक्य के रूप में लिखने से इसका वितरण काफ़ी लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये होता है इसका संक्षिप्त रूप। ये दोनों होते हैं हमारे अभिकारक, ये होता है हमारा उत्पाद। तो इस अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहा जाता है। जो ये हमारा रूप होता है, ये वाला शब्दों के रूप में, इसी अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण कहते हैं। तो अब देखते हैं इससे आगे अभिकारक और उत्पाद। तो अब हम देखने वाले हैं उत्पाद और अभिकारक। तो इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद में पहले हम लिखेंगे अभिकारक की परिभाषा। अभिकारक होता है हमारा अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं, या अभिकर्मक। कहलाते हैं। तो अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हमने अभिकारक लिया था वो लिया था पहले वाली अपक्रिया में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसको जला रहे थे हम, मैग्नीशियम को। तो इसमें जो हमारा अभिकारक होगा इस वाली अपक्रिया में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम और इससे आगे होता है हमारा उत्पाद। तो उत्पाद की परिभाषा होती है अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। इसे क्रियाफल या उत्पाद बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा होती है अभिक्रिया
अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ नए पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। तो क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। इसमें उदाहरण होगा हमारा, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन कर रहे थे तो जो हमारा उत्पाद बन रहा था वो बन रहा था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखते हैं इसको अभिक्रिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है तो किस प्रकार लगाया जाता है, अभिकारक को दाईं ओर लिखा जाता है कि बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें हमारा अभिकारक और उत्पाद होता है। अभिकारक और उत्पाद के बीचों बीच लगता है हमारा तीर का निशान, और जो तीर के बाईं ओर लिखा जाता है वो होता है हमारा अभिकारक। इधर होगा हमारा अभिकारक, और तीर के दाईं ओर होता है वो होता है हमारा उत्पाद। तो यदि अभिकारक एक से अधिक हैं तो उसके बीच में प्लस का निशान लगता है, यदि उत्पाद दो हैं तो उसके भी बीच में प्लस का निशान लगता है। तो इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है अभिक्रिया को। अब देखने वाले हैं हम रासायनिक समीकरण। तो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब हम शब्द समीकरण लिखते हैं तो उनके प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा संक्षेप में और लिखा जा सकता है, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होता है? प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। और इसको संक्षेप में हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे? शब्द समीकरण जो थी हमारी, उसमें जो शब्द थे, जैसे मैग्नीशियम था तो उसके प्रतीक को हम Mg में व्यक्त करेंगे, तो इसी प्रकार होता है। जैसे पहले था हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तीर था। उसके बाद था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ऑक्साइड। ये था हमारा, हम मैग्नीशियम की जगह यूज करेंगे Mg और प्लस ऑक्सीजन की जगह यूज करेंगे O2 और लगाएंगे तीर का निशान और होगा हमारा MgO। ये होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे ही कहा जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। और इसके बाद टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। लेकिन मैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको जब अपक्रिया आएगी तो उसके बीच में समझाऊंगा और आपको संतुलित करना सिखाऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में।